नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि 26 साल के बाद किसी राजधानी में कोई कॉलोनी के वजूद को सरकारी मंजूरी मिलती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन जब जयपुर के पृथ्वीराज नगर के नियमन की राह सरकार ने तैयार कर दी है तो कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। कई ऐसे हैं जिनके लिए यह फैसला वारे न्यारे कर देने वाला लगता है। आखिर क्या है दास्ताने पृथ्वीराज नगर? क्या है ये फैसला सबके भले में है या इस फैसले में कुछ और सोचने के बाद आखिरी मुहर लगनी चाहिए? आज बिग फाइट लाइव में इसी पर बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल हमारे साथ हैं पृथ्वीराज नगर संघर्ष समिति के अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी खंगारोद। इसके साथ साथ बिल्डर कॉलोनाइजर एसएन गुप्ता जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। फैसला किया है, बहुत अच्छा किया है। काफ़ी सालों से अटका पड़ा है काम, ठीक है। मामला काफ़ी सालों से अटका पड़ा है। कोई आता है तो फिर लटकता ही रहता है, कोई मतलब नहीं है। फिर किया तो अच्छा किया है, लेकिन इसकी रेट कुछ ज़्यादा रख दी है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत। हम लोग तो भी इस पर बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है कि पहले झोटड़ा में लेके थे, वहाँ पे जो है कि 100-200 रुपया जो है चार्ज लिया गया था। अब ये इतना जो है कि 1100-1200 रुपया ले रहे हैं, तो ये कमज़ोर वर्ग हम लोग तो रहने वाले। अब इतना तो हम लोग दे नहीं सकते कि एक साथ जो है 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया पेमेंट कर सकें। फैसले का बिल्कुल कोई भी स्वागत हम नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमने तो 50-60 रुपये 40 रुपये गजों में ज़मीन लिया था। आज 1120 रुपये या 40 रुपये हमारी देने की हिम्मत किसी की नहीं है। यहाँ सब पृथ्वीराज नगर में गरीब तबके के आदमी रहते हैं, और गरीब तबके के आदमी 200 गज प्लाट भी जिसका है वो 2 लाख रुपया 2.25 लाख रुपया देने में कोई सामर्थ्य नहीं है। यहाँ सब मजदूरी करने वाले आदमी इतने बड़े रईस नहीं है। कुछ परसेंटेज जो हैं वो चाहे दे भी सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी नहीं दे सकता है। एक जनता की मोटी मोटी राय हमारे सामने आज चली है। जिस तरह से जनता की जो राय है आपने देखा, कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, कुछ को लगता है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आखिर क्या सूरत हाल हो सकता है पृथ्वीराज नगर की दास्ताने? आखिर क्या है दास्ताने पृथ्वीराज नगर? आज बिग फाइट में इसी पर बात करने जा रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिराज जी का सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे। गिरिराज जी से ये बात जानना चाहेंगे कि आखिर इस फैसले को लेकर, क्योंकि उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, उनकी क्या राय है? गिरिराज जी क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पे मोटे तौर पर आप? 26 वर्षों का जो जनता का संघर्ष था, उसमें बार बार सरकारें कांग्रेस और भाजपा की बदलती गई और जनता की मांग निरंतर चलती गई। कभी कोर्ट में मामला अटक गया, कभी सरकारों के पेच में अटक गया। ये सर फुटबॉल वाला मामला रहा, मगर सारा वजन जनता पे पड़ा। आज जो कल कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उसका आम जनता काफ़ी प्रतीक्षा कर रही थी। और उसको काफ़ी दिनों से, जब सरकार 9 महीने पूर्व बनी थी, उससे पहले भी सरकार के घोषणा पत्र में ये था कि पृथ्वीराज नगर का नियमन शीघ्र सरकार बनते ही करेंगे। तो बार बार उनको याद दिलाया जा रहा था। माननीय राज्यपाल जी शेखावत जो विधायक हैं, उनको उनके मार्फत बार बार बात ऊपर तक पहुंचाई जा रही थी। तो फिर फैसले में दुखी होने वाली क्या बात है? मैं ये जानना चाहता हूं, जब 26 साल का इंतजार खत्म हुआ, पहले ही ये एक बड़ी जंग जीत ली गई है। अश्विनी जी, इसमें जो मेन जो दिक्कत जो आई है वो है आम जनता में और जेडीए में जो डिफरेंस हुआ रेट्स के बारे में। नियमन की दरें जो है उसमें इतना अंतर हो गया कि आम व्यक्ति, हम बार बार ये बात मांग कर रहे हैं कि उसमें नियमन दरें जो है आम व्यक्ति के हिसाब से वहाँ पे रखें, नियमन दर रखें, 250 से 300 रुपये वर्ग गज के हिसाब से रखें। पहले भी जब पिछली वसुंधरा जी का कार्यकाल था, उसमें भी गुलाब चंद कटारिया जी की कमेटी बनी थी और उसने भी नियमन की दरें डिसाइड करके मंत्रिमंडल में भेजी थी जी। तो उन दरों में आज जो दरें तय होके आई है सामने, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो डिफरेंस वहाँ की जनता
किसी भी प्रकार से सहन नहीं कर सकती, उनको मजबूरीवश वहाँ से बेच के अदर दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहाँ के बिल्डर और जो ज़मीनी कारोबार करने वाले व्यवसायी हैं उसको इसका बेनिफिट होगा और वो इसका लाभ लेंगे। मैं गुप्ता जी आपका रुख करता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, एक कॉलोनाइजर का सपना होता है कि वो जिस शहर में हो कम से कम उसका विकास हो, एक सदी की ओर बढ़ता हुआ वो शहर लगे। आपका क्या नजरिया है? आज जब पृथ्वीराज नगर के नियमन की राह तैयार हुई, आपको लगता है जयपुर का विकास ज्यादा होगा इससे? बिल्कुल पक्की बात है ये। देखिएगा, जो पृथ्वीराज नगर है वो 1100 बीघा में है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी इससे पहले थी मानसरोवर, जो 8000 बीघा में थी जी। ये 11000 बीघा में है, तो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसका डेवलपमेंट होगा तो नेचुरली है कि जयपुर का डेवलपमेंट भी होगा और पब्लिक को उससे बेनिफिट ही बेनिफिट होना है, क्योंकि ये सेंटर में था, इसके आगे डेवलपमेंट हो रहा था, बैक साइड में डेवलपमेंट था, बीच में ये पैच था जो डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, बहुत सही टाइम पे लिया। अभी सब लोगों की निगाहें हैं जयपुर के डेवलपमेंट को लेकर। जी, तो ये सही परफेक्ट टाइम पे जजमेंट लिया है गवर्नमेंट ने। इससे डेवलपमेंट अच्छा होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट हैं वो मिलेंगे लोगों को, ग्रुप हाउसिंग वगैरह डेवलप हो, क्योंकि U2 में जो रेस्ट्रिक्शन थी मास्टर प्लान में, U2 जो था उसमें कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। जी। ये U1 में यहाँ आप रेजिडेंशियल प्लॉट बना सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग बना सकते हैं, पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो U1 का जो बेनिफिट है वो सारा मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे अगर जो ये पृथ्वीराज नगर खत्म होता है उसके बाद U2 जोन चालू हो जाता है मास्टर प्लान के हिसाब से, तो वहाँ डेवलपमेंट करना थोड़ा टिपिकल था। उसके जो नॉर्म्स थे वो इतने ईजी नहीं थे और जो सेंटर ऑफ द सिटी उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है गिरिराज जी ने जो अब तक बयान किया उसमें जो नियमन की दरें हैं उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए? नहीं, देखिएगा क्या होता है, गवर्नमेंट की भी कई मजबूरियां होती है, खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नियमन की दरें नॉर्मल होनी चाहिए। पहले जो थी वो बहुत कम थी कि 40 रुपये 30 रुपये में आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता। कायदा तो ये ठीक है, एक दिन किसी न किसी को हिम्मत करके जजमेंट लेना है, गवर्नमेंट ने हिम्मत किया तो बढ़िया है, क्योंकि नेचुरली जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो किसी न किसी के ऊपर थोपा जाएगा, तो अल्टीमेटली परिणाम तो गवर्नमेंट पब्लिक को तो जनता पर। चलिए सुमन जी हमारे साथ है। सुमन जी, सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर आप हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस फैसले को लेकर पहले आपकी क्या राय है? देखिए अश्विनी जी, मैं दोनों ही महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भाई साहब को भी कहना चाहूँगी और आपने तो जस्टिफाई किया ही। मैं इसको बहुत ही सराहनीय कदम कहूँगी, क्योंकि वसुंधरा जी के माध्यम से ही ये होना था। मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकार में भी जब हम लोग थे इसके पहले, तो उन्होंने कोशिश की थी। और जहाँ तक शुल्क और राशि को लेके जो विवाद है, ये इतना बड़ा विवाद नहीं है। अभी इन लोगों को जश्न ये मनाना चाहिए कि इतने सारे हर्डल्स को ख़त्म करते हुए एक सबसे बड़ी बात गुप्ता जी ने सही कही कि U2 से U1 में आना बहुत बड़ी बात है। शायद अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। ये इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त किया वसुंधरा जी ने वहाँ के रेसिडेंशियल के लिए। नहीं तो कोई अगर कॉलोनाइजर को बेचना था या किसी और को बेचना था तो करने की क्या जरूरत थी? अवाप्त करती ज़मीन को, कितना बड़ा भी कब्जा हो हटा देती। पब्लिक को हटाने में देरी थोड़ी लगती अगर पब्लिक के हित में नहीं सोचती। तो मुझे लगता है कि जनहित में 26 साल से लटके हुए मामले को वसुंधरा जी ने इतने अच्छे तरीके से किया है। और मूल्य और कॉस्टिंग जो बात करें, मुझे नहीं लगता 26 साल पहले जयपुर कैसा था और आज 26 साल कैसा जयपुर है। बिना पानी, बिना बिजली, बिना कोई सुविधा के आप लोग वहाँ रहना चाहते, आपको सारी सुविधा सरकार देगी। अब कोई ना जेडीए का डंडा चलेगा, ना हाउसिंग बोर्ड का डंडा सुमन जी, चलेगा। आपको नहीं फिर लगता क्या कि ये दिक्कत सब है? कागजों में है? बिजली वहां पर है, पानी लोग लेकिन इंतजाम आपने अभी करके आ देखा, रहे हैं। अभी आपने देखा कई विधानसभा में कॉलोनियों में सवाल तो उठे। सीवरेज पहुंच गए हैं। नहीं, अभी आपने देखा विधानसभा में सवाल उठे। एक कांग्रेस के मंत्री ने किस तरह दबाव बना के वहां कनेक्शन लिया और सवाल भी विधानसभा में उठा। तो बैक डोर से आप सब चीज चाहते हो या फ्रंट डोर से चाहते हो? इस दुनिया में सब कुछ होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन शुद्धिकरण का काम यदि सरकार कर रही है तो उसमें भी जनता को आना चाहिए। जनता पे कहीं हम भार नहीं देना चाहते हैं। इनको लग रहा है अगर वहाँ पे, मैं कहती हूँ ये शंका कि कॉलोनाइजर को जाएगा, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए भाई साहब। आप लोग के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी और इतनी अच्छी कॉलोनी बनेगी, वो मानसरोवर, मालवीय नगर, प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। बेच के जाने की प्रवृत्ति तो कई लोगों की होती है, बस तो मालवीय गया नगर है, के- बस बस आपने- गया, लेकिन बेचने की प्रवृत्ति तो मनुष्य में है। वहाँ के लोग भी बेचेंगे, अपने स्वार्थ के कारण बेचेंगे, इसलिए नहीं बेचेंगे कि सरकार के डंडे के कारण। लेकिन तो दरों का बेचने- फर्क है, कहीं लगता है कोई बड़ा प्लॉट है किसी को फायदा हो जाएगा, नहीं, छोटा उसमें प्लॉट सरकार है ने फिर वो घाटे कैटेगरीज में रह बनाया जाएगा। है। नहीं, कैटेगरीज बनाया ना कि 1000 से ऊपर होगा तो उसका वो शुल्क देना का। परिवार के 5 लोग हैं, अब वो एक तरह का तो देखिए, चाहे आपने सोसाइटी से लिया हो। बिल्कुल एक अहम सवाल खड़ा किया, मैं वही समझना चाह रहा था जब मैंने इस बारे में तफसील से देखा।
एक 100 गज का प्लॉट है उसके अलग रेट है और एक 1000 गज का प्लॉट है उसके अलग रेट है, लेकिन क्या वो 100 गज जोड़ते जोड़ते जब 1000 गज बनेगा तो उन दोनों की रेटों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप अगर 100 गज के 2 प्लॉट है तो आपके पास 2 प्लॉट के 1.5 गुना दाम आपको नियमन के लिए देना है। नहीं, उसमें एक चीज़ जो, अच्छा आप बताओ भाई साहब। बिल्कुल, ये जो 2-3 जो चीज़ें हैं इसमें हम ये बात तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हिम्मत करके भारतीय जनता पार्टी ने और वसुंधरा जी ने ये कदम आगे बढ़ाया, मगर इसके साथ में जो यहाँ जो समस्या की मेन मुख्य बात है, इसमें जो 3-4 कमियां रह गई है उसको दुरुस्त कराने के लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमारी मांग जो है ये है कि इसमें जो कहीं ना कहीं दूरी जो रही है वो अधिकारियों की वजह से रही है। जेडीए के अधिकारियों ने मनमानी तरीके से ब्रिजिंग का जो काम होना चाहिए, एक ब्रिज का जो काम होना चाहिए, वो नहीं केवल हुआ। बिजनेसमैन जो बिल्डर या कॉलोनाइजर्स हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उनको दोहरा फायदा देने के लिए ये किया है। वहाँ पे जब आप ये कह रहे हैं अच्छी कॉलोनी बसाने के लिए हम वहाँ पे ये नियमन करने जा रहे हैं, ये तो मांग आप क्या कर रहे हैं, ये तो जनता ही मांग कर रही आ रही, 26 साल से आपसे कहती हुई आ रही है और इसको तो करना ही था। भाई साहब मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो पृथ्वीराज कॉलोनी की बसावट हुई अव्यवस्थित रूप से, जिसको जहां मनाया कुछ ने कब्जा कर लिया, कुछ ने किसी से खरीद लिया, माने सिस्टमैटिक नहीं था। ज़मीन का जो वैल्यू होना चाहिए था या कटना उस तरह से कटा नहीं, कई लोगों ने लंबे लंबे कब्जे किए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि 1000 तक तो हम इस प्राइस पे लेंगे, उसके बाद वो आज की रिजर्व जो प्राइस है डीएलसी रेट होती है उस पर लेगी, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब एक परिवार के 5 लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बस गए और मांग रहे हैं। जैसे मेरे मालवीय नगर का एक एग्जाम्पल दूंगी भाई साहब, काश्तकारों का मैटर हमारे यहाँ होता है, खातेदार जिनको कहते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड बनी, उसके बाद उनके परिवार कुछ रह गए, उनको दे दिया गया, लेकिन समय के साथ वो कब्जा करते चले गए। अब वो कहते हैं कि साहब हमारा कब्जा हमको दीजिए, तो सरकार कहीं ना कहीं कोई निर्णय तो लेगी ना। आपको उस समय भी मुआवजा मिल गया, फिर आप मुआवजा मांग रहे हो, तो सरकार को भी तो कुछ चाहिए कि ऐसे ही मुफ्त में पूरी जमीन दे दे जिस तरह से। चलिए, एक अहम सवाल खड़ा किया आपने, पृथ्वीराज नगर को लेकर ये बातचीत लगातार जारी रहेगी। क्या किसके हक में ये फैसला है और कैसे ये दुरुस्त और हो सकता है? दास्ताने पृथ्वीराज नगर बने रहिए, जारी रहेगा। आम गरीब व्यक्ति इस प्रकार से अगर रेट रखी गई तो उसको बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा और उसका फ़ायदा वहाँ के कॉमर्शियल जो काम करने वाले हैं बिल्डर वगैरह, उनको प्रॉपर्टी माफिया को उसका फ़ायदा मिलेगा, आम जनता इससे कट जाएगी। पृथ्वीराज नगर के मामले में हमें उम्मीद थी कि सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों को बिजली पानी कनेक्शन देते हुए और सामान्य दर से नियमन करके पट्टा देगी, परंतु इनका जो कल का मुख्यमंत्री का मंडल का निर्णय था उसको देख के निराशा हुई, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़मीन को गैरकानूनी ढंग से सरकारी घोषित करते हुए नियमन की घोषणा की है। तो यानी जो ज़मीन आज काश्तकारों की है, जिनका उनके पास कब्जा है, वर्तमान कानून के तहत उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिए जाने से वो ज़मीन काश्तकार के उसको केवल पैसा ज़्यादा ले सकें, इस नियत से सरकारी घोषित करते हुए नियमन की प्रक्रिया चालू की। ये गैरकानूनी है, अवैध है, इसका हम हर स्तर पर विरोध करते हैं। और इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है कि पृथ्वीराज नगर योजना के अटकने से क्या जयपुर का विकास रुका है? आपकी राय हमने जानना चाहा है। हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप अपनी राय बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। महावीर स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर शास्त्री जी, माफ कीजिएगा, आप लंबे समय से इस मामले में संघर्ष करते रहे, किसान महासंघ से आप जुड़े हैं। मैं आपसे ये एक बात जानना चाहता हूँ कि विकास अवरुद्ध हुआ, सबने कहा अब विकास की राह खुल गई, ये बात आप मानते हैं, फिर नाराजगी किस बात की? आपको नहीं लगता कि कुछ फैसले हैं जिनको दुरुस्त किया जा सकता है? पिछले 8 महीनों से सरकार के हर स्तर पे जेडीसी, नगरीय विकास सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को ये अवगत करवाते हुए कि ये ज़मीन वर्तमान कानून यानी 1 जनवरी 2014 से जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके हिसाब से सरकारी नहीं रही है।
नए कानून के सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 में स्पष्ट निर्देश है, जिस जमीन का अवार्ड 5 साल पहले हो गया हो, जिस पे आज काश्तकार कब्जे किए बैठा हो और जिसके बारे में किसी तरह का भुगतान संबंधित पक्ष भूखंडधारी या काश्तकार को नहीं किया हो, उस संबंध में पहले के किसी भी कानून की प्रक्रिया को निरस्त माना जाए। ऐसा निर्णय 19 मई 2014 का जोधपुर हाई कोर्ट का, जो गंगानगर यूआईटी के संबंध में है, सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न राज्यों के संबंध में 3 निर्णय दे चुकी है। इन सबसे अवगत करवाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के सलाहकार और आईएएस स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अंतिम व्यक्ति जो पीड़ित था उसके बीच में और शासन के बीच में जो उनको एक सहायक की भूमिका निभानी थी, वो नहीं निभाई। मुख्यमंत्री ने बिना नीचे के पक्ष की बात सुने एक तरफा उस तो नोट अब बता में- सकते हैं ना आप, इसमें ऐतराज वाली बात हाँ, नहीं है, अब बता सकते हैं ना सरकार को आप। अब बताने का प्रयास करेंगे। अभी सरकार से यही कह रहे हैं कि ये जो आपकी फिलहाल तो खुशी का मौका है नहीं, आपके नहीं, हिसाब खुशी- से। जो प्रक्रिया गैर कानूनी है उसको खुशी का इजहार उसमें कैसे कर सकते हैं? मतलब ये होना नहीं चाहिए था नियमन। इसको सरकारी जमीन के बारे में जो एक्विजिशन की कार्रवाई पहले की हुई थी, वो डी एक्वायर का नोटिफिकेशन जा करके सामान्य भूमि मानते हुए आज इसका नियमन किया जा सकता है। फायदा क्या होता है इससे? उसे ये होता है कि पृथ्वीराज नगर के मामले में सामान्य नियमन दर यानी छोटे भूखंड पे 125 एक नियमन दर का आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी भी जुड़े। प्रताप सिंह जी, आप क्या मानते हैं, पृथ्वीराज नगर को लेकर जो नियमन दरें फिलहाल बताई गई है सरकार की ओर से, क्या वो सही है या नहीं? देखिए, एक बात तो पहले ये समझ लेनी चाहिए कि वो पृथ्वीराज नगर कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का ग्राउंड नहीं है, जहाँ पहले तो कांग्रेस डिसीजन ले ले, उसके बाद बीजेपी की सरकार आए और वो आकर कहे कि साहब उनका फैसला ठीक नहीं था, हम इसको बदलेंगे। वहाँ कैंप भी लग गए थे, डिसीजन भी हो गया था, नियमन और आवंटन की प्रक्रिया भी हो गई थी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने पृथ्वीराज नगर के साथ भेदभाव किया जी। दोनों के बड़े नेता इस बात को समझ ही नहीं पाए कि कैसे करें। आज पृथ्वीराज नगर जो बसा हुआ है और वहाँ जो छोटा भूखंडधारी गरीब किसान हो, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे भूखंडधारी हो, चाहे किसान हो, वो अपने दम पर टिका हुआ है। कोई बीजेपी और कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं। ये कोई बीजेपी की मुख्यमंत्री हो या अशोक गहलोत जी हो या आदरणीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी रहे वो हो, 3 मुख्यमंत्रियों से वहां के लोग लड़े हैं। और पहले वहां लड़ाई दूसरी थी, इस बात को समझना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा। पहले लड़ाई नियमन और आवंटन की नहीं थी, पहले लड़ाई थी वहां मकान बचाने की। जब वहां घंटियां बनती थी, रेड अलर्ट फोर्स बनती थी, जनता सेना बनती थी, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते वहां लड़ने गया। ये सूरत हाल तो आज भी है। आज भी नहीं, आज भी पता है क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने। आप वही पुरानी किताब पे कवर बदल के आप आगे जल्दीबाजी में। ठीक कह रहे हैं महावीर शास्त्री जी, कहां जल्दी थी? आप बुलाते किसान को भी, आप बुलाते भूखंडधारी को भी, आप देखते बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते थे। आपका टाइम था, यदि आपने वो प्रक्रिया रोकी थी कांग्रेस सरकार की, तो आप इससे अच्छा कर सकते थे। आप होगा क्या? आप क्या समझते हैं कि वहां जिस आदमी ने 200-300 रुपए गज में प्लॉट खरीदा है, वो आज यहाँ पे 1300 रुपए दे देगा? ये बैठे यहाँ रहने वाले लोग 100-125 रुपए देने जो डिमांड 100-125 रुपए की कर रहे हैं, और ये चाहें कि हमको इतनी बड़ी मिल जाएगी। मैं आज कह रहा हूं आपको, शासन चलता है प्यार प्रेम से जी। ये नहीं है कि आप तलवार हाथ में लेके खड़े हो गए, हमारे पास बहुत बड़ा मैंडेट हो गया, हम अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए प्रचार कर देंगे। आज किसान के सामने 2 स्थिति हो गई है। एक नया बिल तो ये अभी ले आए आज, जिसपे हो गया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी ड्राफ्ट दे दिया सारा, उसमें किसान को मारने की तैयारी है। एक बिल केंद्र सरकार का पुरानी का है, यदि आप उसको भी लागू करते हैं तो राजस्थान में इस पृथ्वीराज नगर के किसान का बाल बांका नहीं कर सकते आप जमीन नहीं ले सकते उससे। बिल तो केंद्र का निश्चित माना तौर पर जाएगा। यही सवाल है। तो फिर नियमन दर 100 वर्ग गज के लिए 940 रुपए तय की गई, क्या ठीक नहीं है? आप मेरी बात समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूं पारिक साहब, आप यहाँ पोजीशन क्या है, नियमन दर तो गलत है ही जी। लेकिन यहाँ स्थिति ये हो गई है क्रिएट कि आपने उसमें बंटवारा कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसके परिवार में 1000 गज जमीन है, परिवार में, आदमी के नहीं, परिवार में, एक परिवार में 20 सदस्य हैं, एक में 10 सदस्य हैं, उनकी सबकी मिला के अलग अलग है, लेकिन 1000 गज है। आप समझे नहीं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार के लोग हैं, और वो यदि 1000 गज है तो उसमें से हम ले लेंगे। एक्चुअली में इसमें ये कोई वसुंधरा जी जिम्मेदार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई फिर ड्राफ्ट अधिकारियों पढ़ा पर सवाल आ जाता है ये कहीं ना अधिकारियों कहीं। ने जल्दीबाजी में बनाकर भेज दिया। मैं आज भी कहूंगा चीफ मिनिस्टर को बुलाकर बात करनी चाहिए अधिकारियों से। और हम लोग तो हार गए, हम तो मैदान से आउट हैं, हमसे आप बात मत कीजिए ना, हमसे बात करने की जरूरत, हमको जनता ने नकार दिया। हम चाहते भी नहीं कि हम जबरदस्ती बीच में जाके सरपंच बन जाए, पंच बन जाए। आप तो वहां के लोगों को बुलाइए, किसान को बुलाइए, और बीजेपी के जो वहां के प्रतिनिधि उनको बुलाइए, उसी में मामला सुलझ जाएगा। आप जल्दीबाजी मत ये एक अहम सवाल है सुमन जी, आपको नहीं लगता कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया? सरकार इस बारे में और सोच सकती थी, और जिन बातों का जिक्र अभी तक सामने आया है,
उन पर सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, चाहे गिरिराज जी ने बोला, चाहे महावीर जी ने बोला, प्रताप जी ने बोला, कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात सामने आ रही है कि जमीन पर काम ठीक से नहीं हुआ। देखिए अश्वनी जी, मैं प्रताप जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि इन्होंने दोनों ही सरकार पे आरोपित किया। पिछली सरकार में तो खुद थे, इस पृथ्वी राजनगर योजना को लेके बहुत संघर्ष भी इन्होंने किया था, और जो चीज़ें सामने आई पता नहीं प्रताप जी संतुष्ट थे या नहीं, या अब असंतुष्ट है, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि हमारी सरकार ने बातचीत भी की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मामला बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे आके सब लोग एग्री नहीं हो सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग लटकाए रहते कांग्रेस की तरह और 26 साल की बजाय 30 साल और ले जाते, तो बातचीत ही करते रहते। बातचीत से मसला किसी भी सूरत में वहाँ सुधरने वाला नहीं था। कई दौर की बातचीत भी हुई, विधायक लोग को भी बुलाया गया और लोगों को बुलाया गया। अब नियमन की दर ज़्यादा है कम है, 1000 गज की जो बात करें कि परिवार के, तो मैंने आपको एक एग्जांपल मालवीय नगर का आपको काश्तकारों का इसीलिए दिया कि परिवार बढ़ते चले गए। नाम मान लीजिए प्लॉट किसी के नाम से है, लेकिन उसमें 10 हो गए तो बच्चों ने अलग अलग बना लिया। फिर भी आप उस आदमी का तो सोचिए जिसके पास 100 गज जमीन है और बात की जाएगी, परिवार की भी बात कोई डेडलाइन नहीं है, सरकार की शुरुआत है, एक ऐसी सरकार की जो जनहित में सोचती है, जनता के लिए सोचती है। तो लेकिन एक सुमन शुरुआत जी, ये एक हुई बड़ा है, सवाल है, तो जो अगर इन फैसला लोगों को 26 साल से अटकता, 6 महीने और अटक जाता, लेकिन दुरुस्त होकर आता तो बेहतर नहीं होता। दुरुस्त होके ही आया है, कोर्ट के डंडे सबसे बचते हुए निकला है नियम ये रास्ता। नहीं तो हम लोग तो जो भी पूर्ववर्ती सरकार ने नियम लिए वो पट कोर्ट में जाके लटक जाता था। कम से कम इस सरकार ने उन रास्ते से निकाल के तो ले आए। और इन लोग को नियमन ज़्यादा लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो बातचीत के दरवाजे तो सरकार खोल रखी है, कहाँ रोक रखी है कि बातचीत मत कीजिए, हमने जो कर दिया वही हो गया, ऐसा नहीं है। बातचीत करेंगे सरकार में, आपकी बात पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाऊंगी भाई साहब। 2 जनवरी को मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया मिल करके, उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक स्थानीय जन संगठन और प्रभावित लोग आपसे मिलकर ड्राफ्ट में सहयोग नहीं करें, आप मेरे पास ड्राफ्ट मत भेजना। ये 2 जनवरी 2014 का निर्देश था अपने अधिकारियों को। उसी संबंध में हम जेडीसी और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वर्तमान जेडीसी ने तो 10 दिन पहले ये कह दिया, हमने कहा कि हमने 4 बार आपसे संपर्क किया, क्या प्रगति हुई बताइए। कहा मैं अब तक की प्रगति को बताने को बाध्य नहीं हूँ और आगे भी आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसका भी मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। एक अधिकारी जो मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट तैयार करके दे रहा, जन संगठन और जनप्रतिनिधियों की ऐसी भाषा बोले, ऐसे अधिकारियों को ऐसी कोई बात हुई है, जिम्मेदार अधिकारी क्यों? जिम्मेदारी अधिकारियों को आप उस पद में मैं उस अधिकारी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि अधिकारियों का वर्ग कैसा है राजस्थान में। कहने का अर्थ है कि अधिकारियों ने जो ब्रिज का काम करना चाहिए था, नीचे के स्तर की बात को ऊपर तक तालमेल में बैठाना चाहिए, वो नहीं बैठाया। और मुख्यमंत्री 8 महीने से हम 10 बार मुख्यमंत्री को प्रतिलिपियां दे चुके हैं, उनके कार्यालय के अधिकारियों से हम मिलने का प्रयास किया, उन्होंने कोई इसकी प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दी। तो क्या 10 ज्ञापनों को मुख्यमंत्री के संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया नहीं होगा? जयपुर में बैठे हुए जन संगठन 10 बार मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं, उसकी एक बार आप बात नहीं सुने, तो इससे बुरा प्रजातंत्र में क्या हो सकता है? शायद इसीलिए आपने कहा कि राजधर्म नहीं निभाया। राजधर्म नहीं निभाया, राजधर्म यानी अंतिम पीड़ित व्यक्ति की बात को नहीं सुना गया, बिना सुने एक तरफा। आप कुछ कहना चाहेंगे कंगरौत जी? अभी सुमन जी यही बात बार बार कह रही हैं कि हमने फैसला लिया है, वो सरकार ने जो फैसला लिया, ये काम तो कांग्रेस सरकार में आवंटन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी, आप तो उससे बेहतर करने वाले थे। आप बार बार यही कह रहे हैं कि उससे अच्छा करके लाएंगे, आपके विधायक साहब भी यही कह रहे हैं कि हम इससे अच्छा करके आपके जनता के समक्ष लाएंगे। उसमें तो बहुत सी कमियां रह गई, और मेन जो कमी थी उसके लिए तो जनता लड़ाई लड़ती हुई आ रही है। नियमन करने के लिए तो किसी भी सरकार ने इनकार नहीं किया, आज से पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं किया, मगर नियमन जो करने की नियमन राशि की लड़ाई है ना, नियमन की, हाँ नियमन शुल्क की जो लड़ाई है। देखिए सबका अपना अपना मुद्दा है, हमारा नियमन की दरों को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा काश्तकार के साथ छलावे की भी बात की जा रही है कहीं ना कहीं। काश्तकारों को देखिए, मैं एक यानी इसको सरकारी मानते हुए नियमन जो कर रहे हैं आज के कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी प्रक्रिया है। नियमन प्रारंभिक गैर कानूनी ढंग से किया गया, हमारा मुद्दा ये मतलब ये पूरी जमीन को किसान की जमीन मानी जाए। किसान की नहीं, जो भी वहाँ कब्जेदारी है, भूखंडदारी हो सकता है, किसान हो सकता है, जो भी वहाँ जिसका मालिकाना है उस समय। मैं मेरी तरफ से नहीं करा, जोधपुर हाईकोर्ट का 19 मई का नेट पे फैसला है। गंगानगर यूआईटी ने जमीन अधिग्रहण की थी 9 साल पहले, उनमें अवार्ड पारित कर दिया। वहाँ न्यायालय में पैसा जमा करा दिया, अपने यहाँ तो पैसा निश्चित तौर पर ऐसे फैसलों पर सरकार को सोचा जाना चाहिए। गुप्ता जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, पृथ्वीराज नगर को अब आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर डेवलपमेंट जब ऐसे की सबसे बड़ी कॉलोनी है तो इसका इतना सुंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। रोड नेटवर्क, सीवरेज लाइन, फैसिलिटीज़, पब्लिक को जो फैसिलिटी है, अगर आप पैसा ज़्यादा ले रहे हैं उस पैसे को पूरे को ट्रांसपेरेंट ढंग से वहाँ खर्च कर देंगे तो लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल में जो विरोध सामने आ रहा है वो होना चाहिए या नहीं?
देखिएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि देखिएगा दोनों तरह रेंज के लोग, गवर्नमेंट को दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए कि गरीब आदमी को उसका पूरा अधिकार देना चाहिए, कम रेट में देना चाहिए। जो अगर पैसा देने की पोजीशन में उससे पैसा वसूल करें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोग बेचारे गरीब हैं तो उनको रीजनेबल रेट पे देना चाहिए। चलिए बातचीत जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए।